नमस्कार साथियों, एग्री थिंकर्स के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का एक और बार स्वागत है। दोस्तों, आज फिर से हमने क्लासेज स्टार्ट कर दिया है। ये हम यानी इंटरमीडिएट एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स के लिए क्लासेस लेकर फिर से हाजिर हुए हैं। ठीक है, उसी के अंतर्गत हमने सस्य विज्ञान भाग 1 जो कक्षा 11 में पढ़ाई जाती है उसका हमने एक लेक्चर आपको डिलीवर कर दिया है। और आज हम जो लेक्चर लाए हैं वो है गेहूं की खेती। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके पहले मैंने आपको धान की खेती बताया था, अब हम देखेंगे गेहूं की खेती। और एक बात आप जरूर ध्यान में रखें, इस पर मैंने कक्षा 11 मेंशन किया हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ ये 11th के लिए है। व्हीट कल्टीवेशन जितने भी कोर्सेज में पढ़ाई जाती है उन सभी एग्जाम्स के लिए सफिशिएंट है, या 11th हो या बीएससी एग्री, एमएससी एग्री, कोई भी हो, इससे बाहर नहीं आएगा कहीं भी। व्हीट कल्टीवेशन में ये सफिशिएंट है। ठीक है, तो इसी को हम आज जो है डिस्कस करते हैं बिल्कुल आसानी से। और मैं अपने नोट्स को अच्छे तरीके से बेस्ट कंटेंट क्वालिटी में आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो आप उस हिसाब से हमारे चैनल को फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं। ये देखिए, ये मेरा जो नोट है उसी को मैंने स्क्रीनिंग किया है आप लोगों के सामने, देख सकते हैं आप। यहाँ पर है अध्याय गेहूं यानी व्हीट, इसको हम देखेंगे। देखिए, इसमें क्या होता है, आपका वनस्पति के नाम इसका ट्रिटिकम एस्टिवम हो जाएगा। देखिए, मेनली जो ट्रिटिकम एस्टिवम है इसे मैक्सिकन व्हीट, ठीक है, मैक्सिकन व्हीट यानी मैक्सिकन गेहूं या रोटी गेहूं भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद से ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम ड्यूरम, ट्रिटिकम डाइकोकम, मोनोकोकम, काफ़ी ट्रिटिकम कम्पेक्टम होता है, जिसका यानी ट्रिटिकम कम्पेक्टम जो है वो मोहनजोदड़ो की खुदाई से प्राप्त हुआ था। तो वो सारी जातियां, लेकिन इंपॉर्टेंट है ट्रिटिकम एस्टिवम, यही पूछा जाता है। अब देखिए, इसमें गुणसूत्र संख्या क्या होगी, वो होगी 42, यानी ये हेक्साप्लॉइड है। ठीक है, ये क्या है, गेहूं जो है वो हेक्साप्लॉइड है यानी षष्ठ गुणित है। इसमें देखिए, देखा जाए तो 2n नहीं, इसमें 7n इक्वल टू 42 ये हम करेंगे, और n इक्वल टू से जो n इक्वल टू 7 इसमें हो जाएगा। देखिए, इसकी जो परिवार है यानी जन्म स्थान, ओरिजिन प्लेस या नेटिव प्लेस, ये हो जाएगा साउथ वेस्ट एशिया या दजला फराद की घाटियाँ। ये कहीं कहीं आपको टर्की भी देखने को मिल सकता है, लेकिन ये सबसे अप्रोप्रिएट है। अब देखिए, इसकी फैमिली जो है वो पोएसी या ग्रैमनी हो जाएगी। और सोइंग टाइम देखिए, क्योंकि ये जो हमारा गेहूं रबी की फसल है, जैसे गेहूं, चना, जौ, जई, मटर, मसूर, लूसन, लाही, सरसों, आलू, बरसीमी, सभी की बुआई रबी यानी अक्टूबर नवंबर में होती है, लेकिन खास तौर पर गेहूं की अक्टूबर से दिसंबर तक बुआई कर सकते हैं। कटाई का समय फरवरी मार्च हो जाएगा। देखिए, भारतीय बौने गेहूं को ट्रिटिकम स्पोरोकोकम कहते हैं। मार्कोनी गेहूं ट्रिटिकम ड्यूरम होता है। इमर गेहूं, इसको ट्रिटिकम डाइकोकम कहते हैं। और भारत में बौनी जातियों का जो खेती है वो 1965 में, जब भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन आई थी, जिसके फादर इंडिया में MS स्वामीनाथन जी और विश्व में हमारे डॉक्टर नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जी थे, तो 1965 में यहाँ पर बौनी जातियाँ आई गेहूं की। और देखिए, विश्व में सर्वाधिक जो प्रोडक्शन है वो चीन का होता है, और क्षेत्रफल में यानी एरिया में भारत आएगा। और जो हमारा यहाँ पर उत्पादकता, देखिए भारत में फिर यूपी का प्रोडक्शन है, और प्रोडक्टिविटी पंजाब की हो जाएगी। कार्बोहाइड्रेट 71% होता है, प्रोटीन 9 से 15% होगा। प्रोटीन, देखिए गेहूं के प्रोटीन को ग्लूटीन कहते हैं, और जो कि ग्लाइडीन और ग्लूटाइन से मिलकर बना। देखिए, ग्लूटीन इक्वल टू होगा यहाँ पर ग्लाइडीन प्लस ग्लूटाइन। और इसके लिए सॉइल क्या चाहिए, जैसे कि नॉर्मल फसलों के लिए बलुई दोमट मृदा चाहिए 5.5 से 7.5 pH। यहाँ पे क्या है, गेहूं की खेती हल्की बलुई से लेकर भारी दोमट मृदा में की जा सकती है, परंतु सर्वोत्तम उत्पादन हेतु दोमट मृदा अच्छी मानी जाती है, जिसका pH 6 to 6.5 होना चाहिए। क्लाइमेट जो है वो इसके लिए शुष्क जलवायु की आवश्यकता होती है, ठंडी। और देखिए, क्योंकि ये रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में ठंडी अपने आप ही होती है, तो ये शुष्क जलवायु की पौधा हो जाएगा गेहूँ। ठीक है, उसके बाद से देखिए, गेहूं की विभिन्न स्थितियों पर तापमान, ये नहीं पूछा जाएगा आपसे, ये इंटरमीडिएट के लेवल का नहीं है। और अंकुरण के समय 23 से 25 डिग्री सेल्सियस, वृद्धि के समय 20 से 23 डिग्री सेल्सियस, कल्ले निकलते समय 16 से 20, और दाना भरते समय 20 से 25 और 30 से 35 हो जाएगा। पकते समय 20 दर, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है।
अब देखिए गेहूं में बीज दर होगा 100 से 120 केजी, यानी ब्रॉडकास्टिंग से छिटको आप बोएंगे 100 से 120 केजी, डिबलर के माध्यम से 25 केजी और ड्रिलिंग से बोते हैं तो ये 100 केजी ही पड़ जाता है। अब देखिए गेहूं की बुआई की विधि, ये आप पढ़े होंगे 11th में, ये है पढ़ना है आपको। गेहूं की बोने की विधियों में केरा विधि और ठीक है, ये केरा मेथड और पोरा मेथड जो पूछा जाता है वो इम्पोर्टेंट है, इसी गेहूं की बुआइयां की जाती हैं। और FIRB मेथड भी उपलब्ध है। देखिए पोरा विधि क्या होगा, हल के पीछे नाई या चोंगा में बुआई करते हैं, उसको कहते हैं पोरा विधि। अब देखिए फर्टिलाइजर उर्वरक क्या होता है इसमें, ये इंटरमीडिएट के लिए नहीं है, इंटरमीडिएट में ये नहीं पूछा जाएगा, कभी कभी वाइवा में पूछा जा सकता है। सिंचित दशा में बौने गेहूं के लिए NPK 120 60 40 ये सभी किलोग्राम में है, ठीक है। और सिंचित दशा में देसी गेहूं के लिए NPK 80 30 30। असिंचित दशा में बौने गेहूं के लिए 40 केजी 30 केजी 30 केजी। ये NPK का मतलब है नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास। अब देखिए गेहूं में सिंचाई, अब ये 6 सिंचाइयां मैं आपको याद करवाऊंगा ट्रिक के माध्यम से, पहले पढ़ लेते हैं। पहली सिंचाई ये 20 से 25 दिन या 21 दिन के अंतर पे करते हैं, इसे कहते हैं CRI मेथड यानी क्राउन रूट इनिशिएशन। द्वितीय 40 से 45 दिन टिलरिंग, और तीसरी होगी लेट ज्वाइंटिंग 60 से 65 दिन, चौथी फ्लोरिंग 80 से 85 दिन, और पांचवी हमारी मिल्किंग 100 से 105 दिन, और लास्ट सिंचाई होगी 120 से 125 दिन डफ स्टेज, ठीक है। तो ये 6 सिंचाइयाँ की जाती हैं गेहूं में, और सारी सिंचाइयाँ 20-20 दिन, ये आप ध्यान रखें कि 20 से 20 दिन के अंतर पे सारी सिंचाइयाँ होती हैं। अब ट्रिक क्या है याद करने की, ट्रिक है आपकी, देखिए ये ट्रिक मैंने खुद बनाई है, CTL FMD। ये FMD फुट माउथ डिजीज नहीं है पशुपालन वाला, ये FMD का मतलब जो है देखिए मैं बताता हूँ, CTL FMD। C से हो जाएगा क्राउन रूट इनिशिएशन, T से हो जाएगा टिलरिंग स्टेज, L से लेट ज्वाइंटिंग, F से फ्लोरिंग, M से मिल्किंग, D से डफ। तो ये आप याद रखेंगे, और ये तो हो ही जाएगा कि 6 सिंचाइयाँ होती हैं 20-20 दिन के अंतर पे। असिंचित दशा में अगर देखिए अगर एक सिंचाई उपलब्ध है तो हमारा CRI स्टेज वाली करेंगे, और 2 सिंचाई उपलब्ध है तो CRI तथा फ्लोरिंग करेंगे, 3 उपलब्ध है CRI फ्लोरिंग और मिल्किंग, ये तीनों करेंगे, ठीक है। ये पूछा जाता है कि गेहूं में अगर एक सिंचाई उपलब्ध है तो कौन सी करेंगे, वो हो जाएगी CRI स्टेज। इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पे आप ट्रिपल स्टार बनाएं, ठीक है। अब देखिए अब वर्गीकरण, ये इंटरमीडिएट के लेवल का नहीं है, लेकिन हम देख लेते हैं क्योंकि अभी पूछा जाता है, लेकिन 11th के लिए नहीं है ये। देखिए क्या होता है, ट्रिटिकम एस्टिवम, इसको ब्रेड व्हीट यानी जो कि संपूर्ण गेहूं का, देखिए इसको ब्रेड व्हीट या मैक्सिकन व्हीट कहते हैं। और ये संपूर्ण क्षेत्र, देखिए अगर 100% यानी जो गेहूं का मतलब बुआई करते हैं उसमें 87% सिर्फ ट्रिटिकम एस्टिवम की खेती की जाती है। अब ट्रिटिकम ड्यूरम क्या है, मैक्रोनी व्हीट कहते हैं, इसको 12% क्षेत्रफल पर उगाते हैं, और इससे सूजी और सेम्पा बनाते हैं, ये डिशेज हैं। और डाइकोकम, ट्रिटिकम डाइकोकम, इसको ईमर गेहूं कहा जाता है। यह गेहूं संपूर्ण क्षेत्रफल के केवल 1% पे भाग पर, क्षेत्रफल का केवल देखिए यहाँ पे 1 कट गया है, 1% भाग पर बोया जाता है। और इससे दक्षिण भारत में उपमा नाम की एक डिश होती है वो बनाई जाती है। अब देखिए स्पेसिंग जो है वो इम्पोर्टेंट है, इसमें 22 गुणे 10 सेंटीमीटर, जबकि हमारी धान में स्पेसिंग क्या होती थी 20 गुणे 10 सेंटीमीटर, वो भी आप ध्यान रखेंगे। और उपज दोनों में लगभग सेम ही होगी, 40 से 45 कुंटल धान। गेहूं में भी हम देखेंगे। देखिए अब गहराई क्या होगी बोने की, यह भी 11th के लिए नहीं है। इसमें हमारी लंबी जातियों के लिए 5 से 6 सेंटीमीटर, अर्धबोनी के लिए 4 से 5, बोनी के लिए 3 से 4। तो आप ऐसे याद रखेंगे, बोनी, अर्धबोनी, लंबी, 3 4 5, ऐसे आप याद रखेंगे। देखिए उन्नतशील प्रजातियां असिंचित दशा में K65, K78, K306, मुक्ता, मेघदूत, इंदिरा, HW 234, ठीक है। असिंचित दशा में अर्जुन, सोनालिका, संगम, मगहर, शेखर, HD 2204, HD 2003, ये दोनों पूछी जाती हैं, इंपॉर्टेंट है। और 1 जीन वाली लरमा रोजो, सुजाता, सोनालिका, 2 जीन वाली HD 2334, HD 2003। गेहूं की सिकुड़ रहित प्रजाति रिडले है, और 421 भी है सिकुड़ रहित प्रजाति। और ऊसर बुआई हेतु गिरजा, लोकबन और BL 204। ये BL देखिए, ये BL तो गेहूं वाला है, लेकिन जो हमारा बरसीम होता है, ठीक है, उसमें भी BL करके एक किस्म होती है जिसे बरसीम लुधियाना ये नाम से दिया गया है, तो वो है BL 10। अगर BL 10 होता है तो वो हमारी हो जाएगी BL 10,
तो वो हमारी हो जाएगी बरसीम की। अगर BL 404 आता है तो वो हमारा गेहूं का हो जाएगा। और सबसे प्रोटीन युक्त प्रजाति मालवीय 1 हो जाएगी, 15% प्रोटीन होता है। अब सबसे ज्यादा बोई जाती है PBW 502 और PBW 343। दोस्तों ये भी 12 पेज है, अभी 6 पेज हुआ है, इसको हम थोड़ा जल्दी कवर करते हैं और इसका PDF मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। WH17 गेहूं की रोटी बनाने के लिए सर्वोत्तम प्रजाति है, यानी रोटी बनाने के लिए WH17। DBW 147 इसको ब्रेड हेतु सर्वोत्तम है। और खरपतवार नियंत्रण यानी वीड कंट्रोल कैसे करेंगे, तो सब देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि पूछा जाता है। गेहूं में एक वीड है फैलेरिस माइनर, इसको गेहूं का मामा कहते हैं, गेहूंसा कहते हैं, गुल्ली डंडा कहते हैं। और एक और इसका नाम है जो प्रचलित है, इसको बनरा बनरी भी कहीं पे कहते हैं वो भी, लेकिन इसका गेहूंसा है, गेहूं का मामा, ये ज्यादा देखने। अब इसका बॉटनिकल है वो क्या फैलेरिस माइनर, नियंत्रण आइसोप्रोटिरान या सल्फोसल्फ्यूरान से किया जाता है। गेहूं में खरपतवार नाशी का प्रयोग बुआई के 35 दिन में कर देना चाहिए। गेहूं की चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के लिए नियंत्रण के लिए 2,4-D का प्रयोग करते हैं। 2,4-D का फुल फॉर्म पूछा जाता है, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो वो आप देख लें। 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड इसका फुल फॉर्म होगा। अब देखिए इसमें एक खरपतवार लगता है जो जिसका नाम है जई, इसको कहते हैं एविना फटुआ जई, ये खरपतवार लगता है। तो वैसे तो खरपतवार अधिकार यानी बहुत ज़्यादा हानिकारक ही होते हैं अधिकतर, लेकिन ये खरपतवार लाभदायक, इसको फोडर के रूप में यूज करते हैं। तो जो जई होता है एविना फटुआ, देखिए इसको चारे के रूप में प्रयोग कर लिया जाता है, ठीक है। फिर है प्रमुख रोग, या देखिए गेरुई, जितने भी रोग लगते हैं गेहूं में, गेरुई उनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 3 प्रकार की गेरुई यानी रस्ट लगती हैं, भूरी गेरुई, पीली गेरुई, काली गेरुई, यानी ब्राउन रस्ट, येलो रस्ट और ब्लैक रस्ट। ये पत्ती गेरुई, स्ट्रिप गेरुई, स्टेम यानी तना गेरुई कहते हैं। गेरुई कवक जनित रोग है ये, ठीक है, ये कवक से होता है। भूरी गेरुई में पक्सिनिया रिकॉन्डेटा के कारण, और पीली गेरुई जो है वो हमारी पक्सिनिया स्टेरिफॉर्मिस के कारण, और काली गेरुई पक्सिनिया ग्रेमिनिटिसाई के कारण लगती है। और भूरी गेरुई पूरे भारत में सबसे ज़्यादा व्याप्त है, पीली गेरुई दिसंबर माह में, और काली गेरुई जो है ये मार्च में। रोकथाम जो है गेरुई की 250 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मैनकोजेब प्रयोग कर लेंगे। देखिए करनाल बंट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रोग है, पूछा जाता है। देखिए अगर आप 11th में हैं तो सिर्फ यही पूछा जा सकता है कि किस फसल में लगता है, बल्कि हम इसकी सारी जानकारी देख लेते हैं। यह रोग निवोसिया इंडिका नाम के फंगस यानी कवक के कारण होता है। इससे प्रभावित खेत में सड़ी हुई मछली की तरह गंध आती है, जिसका कारण डाइमिथाइल एमीन हो जाएगा। उसके बाद से हमारा रोकथाम एग्रोसांजियन 2.5 ग्राम पर केजी के हिसाब से इस बीजोपचार करेंगे, सीड ट्रीटमेंट करेंगे, सही हो जाएगा। हिल बंट लगता है टिरेटिया फोर्टिडा नामक कवक के कारण। लूज स्मट लगता है अस्टिलेगो ट्रिटिसाई के कारण, अस्टिलेगो न्यूडा ट्रिटिसाई के कारण। और बीजोपचार जो है वो गर्म जल उपचार। देखिए बीजोपचार, इसे गर्म जल उपचार, इसको इंग्लिश में कहते हैं हॉट वाटर ट्रीटमेंट, ठीक है, हॉट वाटर ट्रीटमेंट के नाम से जाना जाता है, इसको कर लेते हैं। अब टुंडू रोग, ये भी पूछ लिया, कभी कभी पूछा जाता है कि टुंडू रोग किसमें लगता है। देखिए टुंडू है तो वो लग जाएगा गेहूं में, जबकि टुंगरू लगता है धान में। अब देखिए टुंडू रोग जीवाणु और निमेटोड दोनों के कारण होता है। तो टुंडू रोग जो है वो जीवाणु और निमेटोड दोनों के कारण लगता है, जिसमें ट्रेवीवेक्टर जाइली जीवाणु और एंग्यूना ट्रिटिसाई निमेटोड है। रोकथाम एकाइरिसाइड दवाओं का प्रयोग करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो जीवाणु निमेटोड के कारण होता है। और गेहूं का ईयर कॉकिल, ये पूछा जाता है ईयर कॉकिल किस में लगता है, तो गेहूं में, इसका कारण एंग्यूना ट्रिटिसाई हो जाएगा। इससे गेहूं का सेहू रोग भी कहते हैं। अब देखिए गेहूं में जो प्रमुख कीट हैं और उनका नियंत्रण, वो दोस्तों ये मेरी हैंडराइटिंग में थोड़ी आपको प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए मैं सारी चीज़ें पढ़ के बता रहा हूँ, एकदम पानी की तरफ साफ हो जाएंगी सारी चीज़ें। दीमक यानी टर्माइट लगता है, इसका नाम ओडोंटोटर्मिस ओविसिस है, कहीं ओडोंटोटर्मिस स्पीसीज भी देखने को मिलता है। दीमक के नियंत्रण के लिए क्लोरपाइरिफास का यूज कर लेते हैं। और आर्मी वर्म, ये पूछा जाता है, आर्मी वर्म जो है इसका जूलॉजिकल नेम माइथेमना सेपराटा हो जाएगा। यह कीट जब गेहूं को प्रभावित करता है तो फसल जो है वो कैटल ग्रेजिंग के समान दिखाई देती है। इसका कारण
मतलब क्यूनोल फास्ट से इसका नियंत्रण करते हैं। देखिए कैटल ग्रेजिंग क्या होता है। कैटल यानी जो हमारे गोवंश है, गो जो गाय होती है उससे लिया गया है। तो ऐसा लगता है कि गाय ने यानी ग्रेज कर लिया हो, गाय यानी ग्रेज किया है खेत को, ऐसा लगता है। ठीक है। और गेहूं के देखिए भंडारण कीट जो है इसको कहते हैं स्टोरेज बीटल, यानी भंडारण की स्टोरेज ग्रेन पेस्ट, खपरा बीटल। ये पूछा जाता है कि इसमें लगता है, इसका नाम हो जाएगा ट्रोगोग्रामा ग्रानारियम। राइस बीवेल धान की गुजिया कहते हैं, इसका नाम है राइजोपरथा डोमिनिका। और गेहूं की देखा जाए तो यहाँ पर गेहूं की कटाई 20 से 25% नमी पर कर देनी चाहिए, परंतु भंडारण 13% से कम नमी पर करेंगे। उपज जो है वो 40 से 45 कुंटल, जो कि धान में भी सेम है, मिलती है। और गेहूं एक स्वपरागित यानी सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है। इसकी पृथक्करण दूरी जो है वो 3 मीटर रखा जाता है। देखिए बौनेपन, ये पूछा जाता है गेहूं में बौनेपन के कारण वाला जीन है नॉरिन, जिसका पूरा नाम है, देखिए नॉरिन जीन, नॉरिन 10 इसका पूरा नाम है। और अगर पूछ लिया धान में, ठीक है, तो धान में डीजी उजीन नाम का जो जीन है वो बौनेपन का कारण के लिए यानी उत्तरदायी जीन है। अब देखिए ये हमने पढ़ लिया। अब समरी 2 पेज में हम इस पूरे को कवर करेंगे, जितना भी हमने पढ़ा है, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनको हम वन लाइनर को कवर करेंगे। ये देखिए अब ये स्पेशल स्क्रीनिंग है, इसके अंतर्गत हम क्या आपको देखिए बता रहे हैं, महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला जो है वो यहाँ से स्टार्ट होती है। इसमें आपको चपाती गेहूं का वानस्पतिक नाम, जिसको ब्रेड व्हीट मैंने बताया कहते हैं, ट्रिटिका मेस्टियम, इसको मैक्रोनी व्हीट कहते हैं। उत्पत्ति स्थान दक्षिणी पश्चिमी एशिया, देखिए मैंने टर्की कहा था, टर्की लिखा हुआ है। कहीं दजला फरात की घाटियां भी देखने को मिलती हैं। गेहूं में फूल आने वाले हिस्से को स्पाइक या ईयर कहते हैं। ठीक है, स्पाइक या ईयर कहते हैं जो फूल आने वाला हिस्सा होता है। मैक्रोनी गेहूं को ट्रिटिकम ड्यूरम कहते हैं, हमने बता दिया है आपको। और इमर गेहूं को ट्रिटिकम डाइकोकम कहते हैं, इमर गेहूं मैंने बताया था। और गेहूं की देर से बुआई के लिए उपयुक्त किस्में लोक 1 और देखिए दोस्तों वो लोक 1 ऐसे लिखा है, वहां पे हमने थोड़ा सा लिखने में ऐसे लोक 1 लिखा था, लेकिन ये गलत है। ऐसे लोक 1 है राज 3765 और सोनालिका। गेहूं में पंख से पंख की दूरी 22.5 सेंटीमीटर रखेंगे। सिंचाई महत्वपूर्ण CRI 21 डी एस का अर्थ है डे आफ्टर सोइंग। ये नॉरिन 10 जीन मैंने भी आपको बताया बौनेपन के लिए जिम्मेदार है। गेहूं का महत्वपूर्ण, इसे मिमिक्री खरपतवार भी कहते हैं, जैसे फैलरिस माइनर, मिमिक्री खरपतवार, गेहूं सा, गेहूं का मामा, गुल्ली डंडा, ये सारे नाम उसी के हो जाएंगे। और गेहूं में बीज का परीक्षण वजन, जिसे टेस्ट वेट कहा जाता है। टेस्ट वेट जो है वो 40 ग्राम होता है गेहूं में। ठीक है, और कहीं कहीं 42 ग्राम भी देखने को मिलता है। अब देखिए यहाँ पर फिर फैलरिस माइनर का वजन 2 ग्राम होता है। ये पूछा गया है IRI और PhD 1998 में। और दलहनी फसल के आसपास का बहाव खतरा, जिसे ड्रिफ्ट हजार्ड कहते हैं, ठीक है, कि शाकनाशी के कारण 2,4-D के स्प्रे के कारण होता है। और गेहूं की ट्रिपल बौनी जीन वाली किस्में हीरा, मोती, अर्जुन, ये सारी हैं। गेहूं के स्पाइकलेट के केंद्रीय जिगजैक्सिस को कहा जाता है रैचिस या राचिस कह सकते हैं। फल का प्रकार कैरियोप्सिस हो जाएगा। मानव निर्मित प्रथम अनाज ट्रिटिकेल हो जाएगा। देखिए ये पहला, देखिए मानव जो है उन्होंने अब अनाज को भी आर्टिफिशियल बनाना चालू कर दिया है, तो वही मानव निर्मित प्रथम जो सीरियल है वो ट्रिटिकेल है। और ये गेहूं गुड़े राई की क्रॉस है। और DT 46 ये ट्रिटिकेल की किस्म है। ये पूछा जाता है कि देखिए सब यहाँ पे क्या पूछा जाएगा आपसे कि मानव निर्मित प्रथम अनाज कौन सा है, तो वो हो जाएगा ट्रिटिकेल। इंटरमीडिएट के लिए इतना, इससे आगे नहीं पूछा जाएगा। अब देखिए जो लास्ट पेज है वो हम देखते हैं। गेहूं में अंकुरण के लिए तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस बताया मैंने। प्रोटीन 8 से 11%, हमने आपको बताया 9 से 15%, दोनों सही है। ठीक है, और विश्व की प्रथम खाद्यान्न फसल है गेहूं। वर्तमान समय के अधिकांश भारतीयों के गेहूं की किस्मों में जीन होता है RH1, RH2। देखिए RH, ठीक है, तो इसको हम आपको पूरा, देखिए पूछा तो नहीं जाएगा 11th में, लेकिन फिर भी हम आपको बता देंगे। वर्तमान समय में अधिकांश भारतीयों के गेहूं की किस्मों में जीन RH का मतलब है रिड्यूस्ड हाइट 1, रिड्यूस्ड हाइट 2, यही इसका मतलब होता है। गेहूं की प्रोटीन जो अच्छी रोटी की गुणवत्ता के लिए, चपाती के लिए, देखिए ग्लूटीन प्रोटीन पाई जाती है, मैंने बताया आपको। अनाजों के सुरक्षित भंडारण के लिए नमी जो है वो 10 से 12% मॉइस्चर होना चाहिए।
कटाई मैंने बताया आपको 25 से 30% नमी पर। अब देखिए, ट्रिपल जीन बोनी किस्मों को वर्ष 1970 में जारी किया गया था। जिस राज्य में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन है वो है यूपी। मैंने बताया आपको प्रोडक्शन यूपी में होता है, इसका मैंने बता दिया है। और किस व्याधि से गेहूं की निर्यात गुणवत्ता प्रभावित होती है? करनाल बंड। गेहूं की फसल में बौनेपन के लिए एजेंट है तो साइकोसेल हो जाएगा। गेहूं का आपत्तिजनक खरपतवार हिरनखुरी है जिसका नाम है कॉन्वोल्वेस आर्वेंसिस। ठीक है। अब गेहूं की किस्म जो 2,4-D के लिए अति संवेदनशील है, जिसे स्पाइक विकृति होती है, वो है HD 2009 और इसी को कहते हैं अर्जुन। ठीक है। अब देखिए गेहूं में क्या दिया जा रहा है, देख सकते हैं आप। ये थोड़ा हम वीडियो जल्दी कर सकते हैं क्योंकि 20 मिनट से ज्यादा हो चुकी है। देखिए क्या है, गेहूं में प्राथमिक जड़ें जो पौधों को प्रारंभिक अवस्था में सहारा देती हैं और पोषण देती हैं कहलाती हैं सेमिनल जड़ें। और हाइब्रिडाइजेशन मेथड यानी संकरण विधि में सबसे सामान्य उपयोग किया जाता है तो वो है गूजो विधि। और गेहूं का निरपेक्ष खरपतवार है चेनोपोडियम अल्बम। गेहूं सरसों के लिए अंतर फसली अनुशंसित अनुपात है 9:1। गेहूं के लिए बायो फर्टिलाइजर काम में लेते हैं जेटोबैक्टर। गेहूं में बहुपंक्तियां यानी मल्टी लाइन्स किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? तो बैक क्रॉस ब्रीडिंग। अब देखिए यहाँ से आपकी जो क्लास है वो समाप्त होती है। यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए, इनको आप फॉलो जरूर करें। ठीक है। अब एक बात मैं आपको बताऊं, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो इसमें आपका जो है हमारे चैनल पर 8 से 9 सब्सक्राइबर कम है 100 सब्सक्राइबर होने में। तो आप 2 से 3 दिनों के अंदर 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दीजिए हमारा जल्दी से। ठीक है। क्योंकि ये फैमिली आपकी है, फैमिली को आपको ही ब्रॉड करना है तो आप 100 सब्सक्राइबर जल्दी से कंप्लीट करवाइए। और डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है जहां से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें और वहां से आप जो है हमें डायरेक्ट सवाल कर यानी अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं हमारे नंबर से, या ग्रुप में भी आप हमें मैसेज करके डाउट पूछ सकते हैं। इसकी PDF आपको कल मिल जाएगी हमारे ही ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में। और हमारे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में काफ़ी सारी प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है जिसमें 11th 12th जो भी 11 सब्जेक्ट हैं सभी का प्लेलिस्ट वहाँ पर मौजूद है। DDU की तैयारी के लिए और प्रिपरेशन के लिए सारे क्वेश्चन पेपर बोर्ड्स के सारी चीज़ें मैटर आपको प्लेलिस्ट के माध्यम से डिस्क्रिप्शन सेक्शन में लिंक मिल जाएगा। तो हम अब कल मिलेंगे, यानी आपका जो है 18 सितंबर 2022 जब हम हॉर्टिकल्चर की क्लास लाएंगे, बनाना कल्टीवेशन, वहां से हम मिलेंगे। तो ठीक है, तब तक के लिए आप देखते रहें एग्री थिंकर्स और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।